नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। इस राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला के 27वें व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम एक अन्विति है उच्च शिक्षा व्यवस्था, इससे संबंधित इसके जो भी निकाय हैं इससे संबंधित परिचर्चा प्रारंभ कर रहे हैं और इसके अंतर्गत पहला जो बिंदु है वो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके बारे में आज परिचर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज भारत में कोई उच्च शिक्षा का या किसी भी शिक्षा का मंत्रालय नहीं है भारत सरकार का अपना। इससे पूर्व अर्थात 24 सितंबर 1985 तक भारत में शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। उसके बाद 25 सितंबर 1985 को शिक्षा मंत्रालय का विघटन करके उसके जगह पर ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कर दी गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा के साथ साथ कई क्षेत्रों में कार्य करता है। अगर मुख्य देखें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मुख्य विभाग हैं वो 4 आधार हैं, इसके 4 से 5। पहला तो विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, इन क्षेत्रों में कार्य करता है। फिर तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा से शिक्षा, इन क्षेत्रों में कार्य करता है। नियोजन संबंधी कार्य करता है। फिर यूनेस्को जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके मानकों को निर्धारित रखने के लिए, भारत में वो मानक निर्धारित रखें, इनके लिए कार्य करता है। फिर एकीकृत वित्त व्यवस्था, इसका वित्त विभाग है जो कि आगे की जो भी योजनाएं आनी है और जो चल रही हैं उनमें परस्पर जो है आपस में सहसंबद्धता हो और सभी के लिए बराबर अनुदान प्राप्त हो, इसके लिए कार्य करता है। और उच्च शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यद्यपि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं भारत में, फिर भी आपको पता ही होगा कि भारत की उच्च शिक्षा की जो स्थिति है वो विश्व में बहुत बेहतर नहीं है। एक द टाइम्स मैगजीन है, ये विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग करता है। अगर इसके 2020 के रिपोर्ट को देखें तो यूनाइटेड किंगडम जो है, इसकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसमें शीर्ष पर है, जबकि दुनिया के जो शीर्ष 200 विश्वविद्यालय हैं उनमें भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। संक्षिप्त रूप से यदि हम चर्चा करें भारत में शिक्षा व्यवस्था की, तो स्कूली शिक्षा हासिल करने वाले कुल 9 छात्रों में से एक ही ऐसा छात्र होता है जो महाविद्यालय में पहुंच पाता है, अर्थात उच्च शिक्षा में उसका रजिस्ट्रेशन हो पाता है। और यदि बाकी दुनिया से देखा जाए, दुनिया अपेक्षा, तो भारत में सबसे कम 11% ही उच्च शिक्षा का नामांकन दर है। आगे सरकार यद्यपि इस पे कार्य कर रही है और तमाम व्यवस्थाएं करने का प्रयास कर रही है, लेकिन बहुत बेहतर स्थिति में भारत की शिक्षा व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है। आपको पता ही होगा, जब से देश आजाद हुआ और शिक्षा व्यवस्था का संचालन आरंभ हुआ, तब से शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। एक अनुसंधान के अनुसार भारत में जो शिक्षा इस समय दी जा रही है, इसमें जो भी ह्यूमैनिटीज के विषय हैं, ह्यूमैनिटीज में से मानविकी से संबंधित जो भी विषय, अर्थात कला वर्ग के से संबंधित जो विषय, उसमें से 10 में से कोई एक ही शिक्षार्थी ऐसा होता है जो योग्य होता है। बाकी 9 के 9 कई जगहों पर विफल रहते हैं कार्य करने में। उसी प्रकार यदि आप अभियांत्रिकी को देखें, अभियांत्रिकी शिक्षा भारत में बहुत प्रगाढ़ है, बहुत बेहतर है। उनमें से भी कोई 10 में से 4 ही ऐसा होगा, या आप कह सकते हैं 4 में से कोई एक ही छात्र, 1/4 छात्र ही ऐसे हैं जो कि अच्छे स्तर पर कार्य करने के योग्य हैं। और भारतीय विश्वविद्यालय यद्यपि हर 5-10 वर्षों में अपनी शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और इसमें एक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है, नैक, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, यह यद्यपि विश्वविद्यालयों के और महाविद्यालयों की कार्य प्रणाली की बार-बार समीक्षा करता रहता है और साथ ही इनको रैंकिंग देने के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित भी करता रहता है। फिर भी भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है ये बहुत हद तक संतुष्टिप्रद नहीं है। यही कारण है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए भारत के जो छात्र हैं, भारत के जो अध्येता हैं,
वो करीब 7-8 डॉलर के आसपास, 7-8 अरब डॉलर के आसपास खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है वह उतनी संतुष्टिप्रद नहीं है। उसमें शिक्षा लेने के बाद से जो व्यावसायिकता के तरफ जाना चाहिए उसमें बहुत बेहतर सुधार नहीं हो पा रहा है। छात्रों को व्यवसाय मिलने में समस्या हो रही है। और इन तमाम समस्याओं के सुधार के लिए भारत सरकार का उच्च शिक्षा व्यवस्था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इसके घटक के रूप में अब हम पहली जो शिक्षा व्यवस्था है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके बारे में परिचर्चा करते हैं। और जो भी सामान्य इसकी जानकारी थी, एक आउटलाइन, वो हमने आपसे चर्चा किया। अब हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या प्रक्रिया है, कैसे कार्य करता है। साथियों, भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है, यह जैसे जैसे अलग अलग शासन प्रणाली में परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे शासन प्रणाली के अनुकूल ही शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन होती रही। आज जो प्रवर्तित शिक्षा व्यवस्था है, यह अंग्रेजों की देन है, यह कहने में हमें कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए। और वस्तुतः जो लॉर्ड माउंटबेटन था या फिर लॉर्ड मैकाले, आप देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन तो बहुत दूर की बात है, लॉर्ड मैकाले 1835 ईस्वी की यदि हम बात करें, तो उसने जो भारतीय शिक्षा की संकल्पना की थी, कहीं न कहीं उसी का स्वरूप आज भारत में दिखाई दे रहा है। आगे चल के 1854 में चार्ल्स वुड का वुड घोषणा पत्र आया था, जिसमें बहुत सारे मैकाले के नीतियों को लागू करने के लिए उसने समर्थन किया था। उसके बाद 1857 का समय आता है, जिसमें मुख्यतः 3 विश्वविद्यालयों की भारत में स्थापना होती है। और उसके बाद से 1925 में अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना हो जाती है और बाद में इसको भारतीय विश्वविद्यालय संघ के रूप में जाने लगा। पहले ये आजादी से पहले अंतर विश्वविद्यालय संघ, और इसके अंतर्गत श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार इत्यादि देशों की यूनिवर्सिटियां भी आया करती थीं। उसके बाद से जब भारत आजाद हुआ तो सबसे पहले उच्च शिक्षा के संगठन के लिए भारत में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। तत्कालीन भारत के उपराष्ट्रपति और महान शिक्षाविद सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1948 में इसके आयोग की स्थापना हुई थी। यह विश्वविद्यालय शिक्षा के पुनरुद्धार के लिए या व्यवस्थित करने के लिए अपना अभिमत परामर्श देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तत्काल में जो इनका कहना था कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए जो भी विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उनको उच्च शिक्षा व्यवस्था से अलग करना चाहिए और एक ऐसा स्वायत्त शासी निकाय होना चाहिए जो भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा की देखरेख करता रहे, उनको आवश्यकता अनुसार सहायता आवंटन करे और उनके जो गुणवत्ता है उनको बरकरार रखने के लिए भी बीच बीच में पर्यवेक्षण, निरीक्षण और परामर्श देने का कार्य करता रहे। इसी परामर्श के फलस्वरूप तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे उस समय श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्होंने 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्घाटन किया। मित्रों, अनुदान आयोग का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन यह उस समय जो भारत का शिक्षा मंत्रालय था उसकी संकल्पना थी, न कि भारत सरकार के जो वह पोर्टल पर रख करके या फिर भारत सरकार का जो उच्च सदन है, निम्न सदन है, उसके माध्यम से और राष्ट्रपति के अध्यादेश से इसको पारित किया गया था। अर्थात यह संसद की एक विधिक निकाय नहीं थी। उसके बाद से फिर 1956 में नवंबर महीने में औपचारिक रूप से संसद में अधिनियम ला करके यह एक सांविधिक निकाय, संवैधानिक निकाय के रूप में इसको मान्यता दी गई और तब से उच्च शिक्षा की देखरेख करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्य करते रह रहा है। इसका कार्य न केवल उच्च शिक्षा मंत्रालय या उच्च शिक्षा व्यवस्था में कार्य करने का है, अपितु अलग अलग कई समूहों की जो शिक्षा व्यवस्था है उनके सुधार के लिए भी यह कार्य करता है। जैसे तकनीकी शिक्षा, जैसे शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी यद्यपि अलग से संस्था है, फिर भी उनके एक सामान्य मानक जो है उसके लागू करने के लिए हमेशा ही उत्तरदायी रहता है
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। उसी प्रकार तकनीकी शिक्षा, उसी प्रकार तकनीक ये जो चिकित्सा शिक्षा, तो सभी में कहीं ना कहीं यह अनुदान देने के लिए और उनके मानकों को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहता है। साथियों, ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसकी जो व्यवस्था है, विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसमें मुख्यतः कुछ समितियां आती हैं। इसकी संरचना को देखें तो पहले है अध्यक्ष। अध्यक्ष जो है इस निकाय का सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति होता है या सर्वोच्च पद है। उसके बाद आता है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो भी कार्य होता है उसका संचालन करता है। फिर सचिव आता है उच्चतर शिक्षा विभाग का। भारत में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसमें उच्चतर शिक्षा विभाग का जो सचिव होता है वो पदे न इसका भी सचिव होगा। फिर उप सचिव होता है। दरअसल वित्त मंत्रालय का यह एक अधिकारी होता है और व्यय विभाग का देखरेख करता है। चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारतीय विश्वविद्यालयों को ग्रांट अनुदान भी देता है, तो उनके देखरेख करने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है कि वित्त मंत्रालय से जो व्यय प्राप्त होगा, जो धनराशि प्राप्त होगी, उसका हूबहू व्यवस्थित आवंटन हो, इसके लिए। फिर इसके बाद किन्हीं विश्वविद्यालयों के 4 से 5 जो कुलपति होते हैं, उन कुलपतियों को इसके सदस्य के रूप में रखा जाता है, जो आवश्यकता अनुसार जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं उनका निरीक्षण पर्यवेक्षण भी करते रहते हैं और आवश्यकता अनुसार नियम बनाने के लिए, निर्धारण करने के लिए भी कहीं न कहीं ये जो होता है उत्तरदायी होते हैं। साथियों, भारत में जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यहाँ पर एक चर्चा कर लेना बेहतर होगा कि आपको पता होगा इसको निरस्त करके 2018 में उच्च शिक्षा आयोग के गठन के लिए तत्कालीन सरकार ने प्रस्ताव दिया था, जिस पर विचार विमर्श हुआ। हालांकि अभी भी यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने कार्यों को कर रहा है। जब तक उसकी पूर्ण रूप से संरचना सामने नहीं आएगी उच्च शिक्षा आयोग की, तब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने कार्यों को करता रहेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने कार्यों को संचालित करने के लिए मुख्यतः 15 आयोगों के माध्यम से कार्य को करता है या 15 क्षेत्रों में कार्य करते हुए अपने जो उत्तरदायित्व है इसका निर्वहन करता है। इसमें पहला है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, फिर अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद MIC भारतीय चिकित्सा परिषद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, दूरस्थ शिक्षा परिषद DEC, भारतीय बार परिषद BIC, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCT, भारतीय पुनर्वास परिषद RCI, भारतीय चिकित्सा परिषद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें 2 भाग हैं मित्रों, ये ध्यान रखिएगा, एक तो एलोपैथ का, दूसरा आयुर्वेद का। फिर भारतीय नर्सिंग परिषद INC, फिर भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, भारतीय होम्योपैथ परिषद, केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद, पुनर्वास परिषद, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था परिषद और उच्च शिक्षा राज्य परिषद। इन लगभग 5 अंगों के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने कार्य को पूरा करता है। और इस कार्य को करने के लिए वो चूंकि उसका क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष में है, तो अपने कार्यों को बांटने के लिए, विकेंद्रित करने के लिए इसने कुछ अपने क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं उनकी स्थापना की। पहले क्षेत्रीय कार्यालय 6 थे, वर्तमान में 7 ये क्षेत्रीय कार्यालय हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के। तो शिक्षा संबंधी जो राष्ट्रीय नीति 1986 के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसके तहत राज्यों, जो राज्य इसमें आने वाले हैं, तो उन राज्यों के लिए 7 क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर अपने कार्यकारण को विकेंद्रीकृत किया है, अर्थात डिस्ट्रीब्यूट किया है। इन कार्यालयों को स्थापित करने का उद्देश्य विकेंद्रीकरण करना है। विकेंद्रीकरण अर्थात जो सत्ता या नियंत्रण एक स्थान पर है उसको अलग अलग स्थानों में बांट करके कार्य को अधिक जो है वो विश्वसनीय बनाना और पारदर्शी बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। आज देश भर में बड़ी संख्या में महाविद्यालय जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम धारा 2 का च और 12 का ख से सम्मिलित हैं। तो सबके लिए सुलभ हो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उनकी आवश्यकताओं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और इन आयोग के कार्यालयों की स्थापना की गई है। ये कौन कौन से कार्यालय हैं
उनको एक बार देखते हैं। इसमें पहला है दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय। इसमें SERO साउथ ईस्टर्न रीजनल ऑफिस, इसके ये हैदराबाद में इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। और इसमें कुल जो एक आंकड़े प्राप्त होते हैं अभी, ये बदल सकते हैं, तो इसमें 668 महाविद्यालयों को दिखा रहा है कि इसमें है। और इसका कार्य क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु, ये है दक्षिणी पूर्वी कार्यालय। फिर पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय है, इसको वेस्टर्न रीजनल ऑफिस बोलते हैं। इसका जो स्थापना पुणे में हुआ है और इसमें एक अनुमान के अनुसार लगभग 996 महाविद्यालय इससे संश्लिष्ट हैं। और इसका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीव हवेली, दमन और दीव इत्यादि सभी सम्मिलित हैं। तीसरा है उत्तर क्षेत्रीय महाविद्यालय ब्यूरो, ये दिल्ली में अवस्थित है और इसमें लगभग 922 महाविद्यालय संबंधित हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। फिर मध्य क्षेत्रीय कार्यालय है, सेंट्रल रीजनल ऑफिस, इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसमें लगभग 791 जो महाविद्यालय हैं, महाविद्यालय तात्पर्य यहाँ उच्च शिक्षा का आप ग्रहण करिएगा, उच्च शिक्षा के संस्थान, तो इसमें 791 लगभग है। और इसमें आने वाले जो क्षेत्र हैं वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। अगले दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय है, इसमें साउथ ईस्टर्न रीजनल ऑफिस, गुवाहाटी में इसका मुख्यालय है। और इसके अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं राज्य, वो असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है। उसके बाद छठा है पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, ईस्टर्न रीजनल ऑफिस, और इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है। और इसके अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं वो है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिक्किम। सातवां जो है और अंतिम क्षेत्रीय कार्यालय इसका दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय है, इसमें साउथ वेस्टर्न रीजनल ऑफिस, इसका जो मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसके अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप, ये हैं। साथियों, इसके साथ साथ ही ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है वो साक्षात अपने क्षेत्र, मतलब इन घटकों के माध्यम से भी और साक्षात दिल्ली मुख्यालय में भी आवेदन लेना, कार्य प्रक्रिया को करना, देखना इत्यादि सभी कार्यों का नियंत्रण स्वयं भी करता है। तो साथियों, विश्वविद्यालय अनुदान की आयोग के अंतर्गत आने वाले जो भी विश्वविद्यालय आज लगभग जून 2020 के अनुसार हम देखें तो संपूर्ण भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जो संबंधित हैं, मान्यता प्राप्त हैं और कार्यरत विश्वविद्यालय हैं, वो लगभग राज्य विश्वविद्यालय 412 हैं कुल। और जो डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, सम विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं, मानित विश्वविद्यालय जिनको बोलते हैं, वो 124 हैं। और केंद्रीय विश्वविद्यालय पूरे भारत में आज 53 है। और जो स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालय होते हैं, जिनको प्राइवेट यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वो 356 है। तो आज जून 2020 तक ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो अनुमन्य है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, वो भारत में कुल 945 विश्वविद्यालय हैं। आप यूजीसी की साइट पे जा करके और इसके बारे में प्रदेश वाइज या सीधे संक्षिप्त रूप से कंसोलिडेट लिस्ट देख सकते हैं। तो 945 विश्वविद्यालयों का संपूर्ण कार्यभार, देखरेख, अधिशासन, सारी व्यवस्थाओं को देखना, संचालित करना, नियंत्रण करना और अनुदान देने संबंधित समस्त कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पूरा करता है। और इसमें अगर कुछ रह जाता है, कुछ आप अन्य विषयों पर चर्चा करना चाह रहे हैं, तो आप निश्चित ही कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अगले व्याख्यान में हम उसके बारे में परिचर्चा करेंगे और फिर उच्च शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले एक नए समूह को लेकर के फिर अगले व्याख्यान में हम आपके साथ अंतःक्रिया करेंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।